हेलो दोस्तों, मैं सीएम परीक्षा मंथन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका जो यूपीपीसीएस प्री का एग्ज़ाम हुआ था 11 अक्टूबर 2020 को, जिसमें जीएस फर्स्ट पेपर के जितने भी क्वेश्चंस आए थे तो उन सभी क्वेश्चंस का डिस्कशन चल रहा है। जैसा कि आप सभी दोस्तों को पता होगा कि इसमें 150 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से 50 क्वेश्चंस आप लोगों के कंप्लीट हो चुके हैं और इनमें से 150 क्वेश्चंस में से इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें 1 पार्ट में 50 क्वेश्चंस हैं। तो आपके 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं और ये सेकंड पार्ट है आपका। और इसमें से 150 क्वेश्चंस में से 121 यानी 121 क्वेश्चन जो थे वो डायरेक्ट हमारे करेंट अफेयर्स और हमारे सामान्य अध्ययन की अन्य पुस्तकों से आए हुए थे। तो हम लोग एक एक क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और जानेंगे कौन सा क्वेश्चन जो था वो हमारे किस पुस्तक या करेंट अफेयर से आया था। और ये बुकलेट सी है। तो आप देखते हैं 51 से आगे क्वेश्चन को देखते हैं। उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नगरों में से कौन सा विरासत शहर विकास और वृद्धि योजना, जैसे क्या बोलते हैं, हृदय के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो किसको हृदय योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले आपको बता दें, हृदय योजना के अंतर्गत क्या जो हृदय योजना आपकी लॉन्च हुई थी वो 21 जनवरी को लॉन्च हुई थी। 21 जनवरी 2015 को लॉन्च हुई थी। और इसका उद्देश्य क्या था, ये क्यों लॉन्च की गई थी? तो ये अर्बन प्लानिंग के तहत, अर्बन प्लानिंग और इकोनॉमिक ग्रोथ और हेरिटेज कंजर्वेशन के तहत मतलब इसका विकास किया जाएगा। अर्बन प्लानिंग और उसके बाद में इकोनॉमिक ग्रोथ और उसके बाद में हेरिटेज कंजर्वेशन। और ये लॉन्च हुई थी 21 जनवरी 2015 को। और इसमें जो उत्तर प्रदेश के कौन से शहर हैं जो इस योजना के अंतर्गत शामिल हैं, तो आपका जो बनारस है वो शामिल है, यानी वाराणसी और मथुरा। ए और बी दोनों सही हैं। बनारस और मथुरा जो है ये उत्तर प्रदेश के दो शहर हैं जो वृद्धि योजना के अंतर्गत शामिल हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन आया था ये लक्ष्य 4 से आया था और 2019 की जो थी, और पेज नंबर 108। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आ का कहा गया है। तो कथन देखते हैं, कथन क्या है? कथन ये है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप में पाए जाते हैं। तो बिल्कुल राइट है, क्योंकि जो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की जो प्रकृति में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व जो हैं मूर्त रूप में पाए जाते हैं, यानी किसी भी अगर परिवर्तन को शामिल करना हो तो किसी भी समय कोई भी अगर नई टेक्नोलॉजी आई, कोई भी कुछ भी किसी भी क्षेत्र में कुछ हुआ तो उसमें परिवर्तन होता रहता है। तो एक तो आपका राइट हो गया। सेकेंड है, कारण आर क्या है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैलियों जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली, उसके बाद में संत शैली के तत्व समाहित किए हैं। जैसा कि आप जो हमारा संविधान जिस समय बना हुआ था उस समय अगर देखेंगे, बात करें उसकी, तो संविधान में जितने विद्वान थे तो उसमें सभी के जो विचार थे सभी के विचारों को शामिल किया गया है। तो आधुनिक उसी तरीके से आधुनिक जो युग में है उसमें आधुनिक शैली को भी शामिल किया गया है, परंपरागत शैली को भी शामिल किया गया है। उसके बाद में संत शैली की तत्व समाहित है, यानी सभी का मिला जुला स्वरूप है जो आधुनिक शैली है, कार्यशैलियाँ हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें दोनों सही हैं और जो ए आर है वो इसकी सही व्याख्या भी करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन से, प्रजनन के प्रतिस्थापन स्तर तक पहुंचने के लिए जनसंख्या की कुल प्रजनन दर यानी TFR क्या होनी चाहिए? तो जो भारत की है तो ये 2.1 होनी चाहिए। कितनी? 2.1 होनी चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन आया था ये सामान्य ज्ञान की पुस्तक से आया था हमारी, और पेज नंबर 1375 से 1379। अगला क्वेश्चन है, राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन था, जैसा कि आप सभी लोगों को पता भी होगा। तो सबसे पहले बता दें कि जो आपका 91वां संविधान संशोधन हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, तो उसमें 2003 में जो मिनिमम उसकी जो मंत्रियों की मतलब मुख्यमंत्री सहित जो मंत्रियों की जो न्यूनतम संख्या थी वो कितनी थी? वो 12% थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी।
ये जो क्वेश्चन आया था ये हमारी पुस्तक भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था से आया था और पेज नंबर था आपका 104। अगला क्वेश्चन है, भारत में गरीबी के अनुमान हेतु निम्नलिखित में से कौन से विधियों का प्रयोग किया जाता है। यानी अगर गरीबी को पता लगाना है तो किस विधियों का प्रयोग किया जाता है भारत में। तो सबसे पहले देखो, आपकी जो सिर गणना विधि है इसका भी प्रयोग किया जाता है, राइट है आप। उसके बाद में आपकी कैलोरी ग्रहण की जो बात की जा रही ये भी सही है, क्योंकि अगर भारत में जो गरीबी का मापन किया जाता है कैलोरी के आधार पर किया जाता है, ये भी सही हो जाएगा आपका। उसके बाद में आपका पारिवारिक उपभोग, ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद बात कर रहा है कि प्रति व्यक्ति आय, पर व्यक्ति आय, ये भी आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन क्या हैं, राइट हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन आया था ये सामान्य ज्ञान की पुस्तक से आया था और पेज नंबर 1304 से 1306। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया है। तो जो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो संविधान की जो आधारभूत ढांचा है उसको स्पष्ट किया है। तो किस बाद में स्पष्ट किया आपको बताना है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है, जैसा कि सभी को पता होगा। तो ये जो संविधान के आधारभूत ढांचे को जो स्पष्ट किया है वो केशवानंद बनाम भारतीयवाद 1973 में उन्होंने स्पष्ट किया है। लेकिन अभी तक जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है अभी तक उसने ये नहीं कहा है कि जो संविधान का आधारभूत ढांचा है वो क्या है। उन्होंने ये भी कहा है कि जो समय समय पर हम इसको डिस्कस करते रहेंगे कि जो संविधान का आधारभूत ढांचा है वो क्या है। लेकिन आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया कि संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांतों को स्पष्ट किया है सर्वोच्च न्यायालय ने, तो किस बात में किया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन आया था ये हमारी पुस्तक भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था से आया था और पेज नंबर 31। अगला क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आपको बताना जो आयुष्मान भारत योजना थी तो इसके संदर्भ में कौन सा कथन राइट है और कौन सा कथन रॉन्ग है। तो फर्स्ट कथन क्या है, फर्स्ट कथन है यह योजना प्रति व्यक्ति 5 लाख रुपए का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। तो ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो यहीं पे आपको दिख रहा है कि प्रति व्यक्ति नहीं हो जाएगा, यहाँ पे प्रति व्यक्ति नहीं होगा, ये प्रति परिवार हो जाएगा। यानी प्रति व्यक्ति ना होकर के प्रति फैमिली के लिए हो जाएगा कि पूरे फैमिली में केवल एक ही लोगों को, मतलब परिवार में एक लोगों को 5 लाख रुपए का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा। उसके बाद में सेकंड है कि इस योजना में होने वाले व्यय में केंद्र और राज्य का जो अनुपात है वो 6.40 है। तो ये बिल्कुल राइट है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। और जो क्वेश्चन आया था ये लक्ष्य 5 से आया था और पेज नंबर 83 से 84। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं, आपको सही सुमेलित बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो अनुच्छेद 58 है वो सही सुमेलित नहीं है। उसके बाद में आपका जो आर्टिकल 39A है ये आपका राइट है, सही सुमेलित है। सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता ये भी राइट है। उसके बाद में आपका अनुच्छेद 40 जो है वो भी ग्राम पंचायतों का संगठन, अनुच्छेद 44 है, ये भी आपका राइट है। समान नागरिक संहिता, लेकिन आपका ये सही सुमेलित नहीं है डी वाला, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और उसके बाद में जो एक क्वेश्चन आया था ये भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था से आया था और पेज नंबर 70 से 71। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि पोषकी सस्टेनेबल पर्यटन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले हम लोग जाने कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये होता है कि वर्तमान में हम किसी भी प्रकार की स्टार्टअप या कुछ भी स्टार्ट कर रहे हैं तो जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, यानी जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसको ध्यान में रखते हुए हम किसी भी उद्योग या किसी भी प्रकार की गतिविधियों को संपन्न करेंगे। लेकिन जो वर्तमान में जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसको ध्यान में रखते हुए, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सांस्कृतिक अखंडता और पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं को बनाए रखते हुए पर्यटन और पर्यावरण प्रबंधन करना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। और जो क्वेश्चन आया था ये पर्यावरण पारिस्थितिकी से आया था और पेज नंबर 25 से 27। अगला क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
तो फर्स्ट कथन क्या है? फर्स्ट है राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्त करेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त के लिए अहर्य होगा। उसके बाद सेकंड है कि महान्यायपति इतना पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो संसद अवधारित करे। तो ये आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि संसद अवधारित नहीं, जो राष्ट्रपति अवधारित करेगा वही होगा, यानी कि राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्त करेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए अहर्य होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। आपका ये जो क्वेश्चन आया था ये भारत का संविधान एवं राज्यव्यवस्था पुस्तक से आया था हमारी, और पेज नंबर 79। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हौसला 2018 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा? तो फर्स्ट कथन है हौसला 2018 का आयोजन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा भारत सरकार द्वारा नई दिल्ली में किया गया था। उसके बाद में सेकंड कथन ये है यह बच्चों की देखरेख करने वाली संस्थाओं के बच्चों का राष्ट्रीय उत्सव था। तो ये बिल्कुल राइट है। दोनों कथन जो यहाँ पे दिए हैं बिल्कुल राइट कथन दिए गए हैं। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए और दोनों। और ये जो क्वेश्चन आया था ये लक्ष्य 1 से आया था 2019 और पेज नंबर 65 से आया था। अगला क्वेश्चन है नीचे दो कथन दिए हैं जिनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे कारण को आर कहा गया है। तो कथन ए क्या है? कथन ये है कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा जाता है। सेकंड ये है कि कारण क्या है? कारण आर क्या है कि भारत एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार है। तो इसको न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार है। तो देखो जो आपका भारतीय संघात्मक व्यवस्था है को अर्ध संघात्मक कहा जाएगा। जैसे कि आप जानते होंगे कि जो राज्य है तो राज्य को इतनी शक्ति नहीं प्राप्त है कि वो केंद्र से अलग हो जाए, यानी केंद्र से अलग नहीं हो जाती, कि भारत एक संघात्मक व्यवस्था भारत में है। तो आपका राइट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ए और आर दोनों सही था। जो आपका आर ए की सही व्याख्या करता है, यानी इनके दोनों का जो रिलेशन है, यानी जो कथन ए और कारण आर का जो रिलेशन है दोनों में सही रिलेशन है। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन आया था ये भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था से आया था, पेज नंबर 27 से 28 तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब तक प्राप्त करने के लिए लक्ष्य रखा गया? तो काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था, सभी को जैसा पता होगा कई बार ये हुआ है कि जी 2024 तक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन जो आया है लक्ष्य 1 से आया है 2020 और पेज नंबर 62। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस पर गतिरोध दूर करने हेतु लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है? तो किस पे? जो आपका सामान्य विधेयक है उस पर गतिरोध दूर करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा यहाँ दोनों में संयुक्त बैठक हो सकती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। और जो क्वेश्चन आया था ये भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था से आया था, पेज नंबर 86। अगला क्वेश्चन है मानव गरीबी सूचकांक HPI की अवधारणा मानव विकास रिपोर्ट 1997 में प्रस्तुत की गई, लेकिन मानव विकास रिपोर्ट ने इसे बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष में प्रस्तावित कर दिया था? तो किस वर्ष में प्रस्तावित किया था? तो इसको ये 2010 में प्रस्तावित किया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन आया था ये सामान्य ज्ञान की पुस्तक से आया था हमारी, और पेज नंबर 1301 से 1303। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है कि लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार के द्वारा प्रयुक्त असाधारण शक्तियों को विधिक आधार निम्नलिखित में से किन कानूनों से प्राप्त हुआ था? जिस समय वो लॉकडाउन चल रहा था, जब कोविड-19 का महामारी चल रही थी, तो उस समय सरकार ने जो था वो किन कानूनों से, मतलब जो विधिक अधिकार थे वो किन कानूनों से प्राप्त किए थे? तो आपका फर्स्ट कानून क्या है? फर्स्ट कानून आपका था डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, और उसके बाद में आपका सेकंड था एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट 1897। ये दो एक्ट का प्रयोग किया गया था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 और 4। अब ये जो क्वेश्चन आया था ये लक्ष्य से आया था, और पेज नंबर 101 से 102। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो कथन क्या है? तो कथन है कि राष्ट्रीय ढांचागत पाइपलाइन
NIP सरकार द्वारा 2020-30 की अवधि के लिए आरंभ की गई थी, तो ये गलत है, ये 2020-30 के लिए आरंभ नहीं की गई थी। उसके बाद में कारण क्या है, कारण है NIP का उद्देश्य सभी को समान ढांचागत सुविधा प्राप्त करना है, तो ये आपका सही है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा कि ये गलत है, परंतु जो आपका आर है ये सत्य है। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर आपको चुनना है। तो यहाँ पे ये अनुच्छेद दिए गए हैं और उसके बाद में यहाँ पे प्रावधान दिए गए हैं। तो आपका अनुच्छेद 61 है, उसके बाद में अनुच्छेद 67 है, और सी में अनुच्छेद 94 है, और आपका जो यहाँ पे डी है यहाँ पे आर्टिकल 90 है। कितना यहाँ पे आर्टिकल 90 है। तो इसको हम लोग सुमेलित करते हैं कि किससे कौन सुमेलित है। तो आपका जो अनुच्छेद 61 है वो किससे सुमेलित है, तो ये राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया से सुमेलित है। उसके बाद में आपका अनुच्छेद जो 67 है ये किस सुमेलित है, ये आपकी राष्ट्रपति को हटाना, या राष्ट्रपति को हटाना। और आपका जो अनुच्छेद 94 है ये किससे सम्मिलित है, ये स्पीकर को हटाना। और उसके बाद में जो आपका आर्टिकल 90 है ये संबंधित है राज्यसभा के उपसभापति से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। और यहाँ पे जो क्वेश्चन आया था ये भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था से आया था, और पेज नंबर क्या था आपका, पेज नंबर था 73 से 75। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन आपको बताना है, बहुत सही है। देखो फर्स्ट कथन है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 में भारत का 63वां स्थान है। उसके बाद में है वर्ष 2019 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत का 7वां स्थान था। तो यहाँ पे नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर आपको चुनना है। देखो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखो जो आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, सबसे पहले हम ये जानते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या होता है। देखो कोई भी अगर विदेशी निवेशक आता है भारत में, अगर वो निवेश करता है तो उसको विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन ऐसा भारत सरकार ने ऐसा कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा कि आप निवेश करो, हम आपको सपोर्ट करेंगे। यानी किसी प्रकार की समस्या, यानी आपको बिजली की आवश्यकता हम प्रोवाइड करेंगे, आपको पानी की आपको आवश्यकता है तो हम प्रोवाइड करेंगे। यानी कि किसी भी प्रकार की अगर कोई भी आपको आवश्यकता है कि हम उसको प्रोवाइड करेंगे। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इससे संबंधित नहीं, उद्योग धंधों से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ए और दोनों सही हैं, ऑप्शन नंबर सी। और जो क्वेश्चन आया था ये लक्ष्य 5 से आया था और 2020 और पेज नंबर 124। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था। तो कब अपनाया था, 22 जुलाई 1947 को। तो ये जो क्वेश्चन आया था ये आपका भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था से आया था और पेज नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2020-21 के द्वारा उत्कृष्ट कारपोरेट बॉन्ड विदेशी पोर्टफोलियो निवेश की सीमा बढ़ा दी गई। तो कितनी बढ़ा दी गई, तो 15% बढ़ा दी गई है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन आया था ये लक्ष्य 2 से आया था और पेज नंबर 76 से 84। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी पार्क निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो जो बायोटेक्नोलॉजी पार्क है ये लखनऊ में स्थित है। तो फैक्चुअल क्वेश्चन था ये, और ये उत्तर प्रदेश करेंट ईयर बुक से हमारी आया था और पेज नंबर 74 से 76। अगला है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित कीजिए। आपको सूची फर्स्ट दी है, सूची सेकंड से आपको सुमिलित करना है। देखो यहाँ पे जो योजना है उसका प्रारंभ बस आपको मिलाना है। तो देखो जो आपकी PM जन आरोग्य अभियान जो शुरू हुआ था तो आपका ये 2018 में शुरू हुआ था। कब, 2018 में। और उसके बाद में आपकी जो PM वय वंदना योजना थी तो ये कब हुई थी, तो ये 2014 में हुई थी, 2014 में। और उसके बाद क्या है, उसके बाद है आपकी PM रोजगार प्रोत्साहन जो योजना थी, ये कब शुरुआत हुई थी इसकी, तो इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 2017 में हुई थी। तो राइट है। और उसके बाद में जो आपका स्वच्छ भारत अभियान है ये आपका 2015 में हुआ था, 2015 में हुआ था। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन आया था ये लक्ष्य 5 से आया था और पेज नंबर 69 से 91। अगला क्वेश्चन है,
विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय जो दीर्घकालिक नीति का अनुवीक्षण करता है निम्नलिखित में से किस कार्यालय के अंतर्गत आता है? तो ये नीति आयोग। जो आपका जो नीति आयोग है इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1 जनवरी 2015 को हुई थी, 2015 को, और ये योजना आयोग के स्थान पर हुई थी। और इसका जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन आया था ये सामान्य ज्ञान की पुस्तक से हमारी आया था और पेज नंबर 1365 से 1367। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो देखो ये यहाँ पे काफ़ी लोग कन्फ्यूजन हो गए थे क्योंकि जो यहाँ पे दिया है नाइट्रोजन ऑक्साइड, आपकी जो नाइट्रस ऑक्साइड होती है वो ग्रीन हाउस गैस होती है, यानी जो आपकी नाइट्रस ऑक्साइड होती है, नाइट्रस ऑक्साइड होती है वो ग्रीन हाउस गैस होती है, लेकिन जो आपकी नाइट्रोजन ऑक्साइड होती है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं होती। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सॉरी, आपका यहाँ पे डी दिया गया ओजोन। अगला क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन जो आया था ये पर्यावरण पारिस्थितिकी से आया था, पेज नंबर 136 से 137 तक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन खुदरा व्यापारियों, दुकानदारों और स्वरोजगार वाले व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना के बारे में सही है? तो देखते हैं कि कौन से कथन जो है यहाँ पे सही हैं। तो फर्स्ट दिया गया है 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग के लोग इसके पात्र हैं। उसके बाद सेकंड है कि उनका वार्षिक लेन देन टर्नओवर जो उनका रुपये है 1.5 करोड़ से अधिक ना हो। उसके बाद में सी है राष्ट्रीय पेंशन योजना के सदस्य इसके पात्र हैं। और आपका डी है इसके अंतर्गत रुपया मतलब 3,000 रुपये मासिक पेंशन सुनिश्चित है। देखो यहाँ पे ये आपका जो कथन ए है वो भी सही है, आपका बी ए भी सही है, उसके बाद आपका डी ए भी सही है। जो राष्ट्रीय पेंशन योजना के सदस्य इसके पात्र हैं वो नहीं है, इसके पात्र वही लोग हैं जो 18 से 40 वर्ष आयु के वर्ग जो हैं इसमें शामिल हो सकते हैं। और इसमें आपको कुछ रुपए देना पड़ेगा 18 से 40 वर्ष की उम्र तक। उसके बाद आपको 60 वर्ष की उम्र के बाद इसमें मासिक जो पेंशन दी जाएगी वो 3,000 रुपये दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, निधि कार्यक्रम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो निधि कार्यक्रम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? देखो फर्स्ट कथन है कि निधि कार्यक्रम छात्रों के लिए स्टार्टअप हेतु प्रारंभ किया गया। और सेकंड है इसका उद्देश्य 20 छात्रों के स्टार्टअप हेतु प्रतिवर्ष वित्तीय सहायता करना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें दोनों जो कथन दिए हैं वो राइट दिए हैं, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है और जो आपका जो निधि कार्यक्रम है ये किससे रिलेटेड है? तो आपका जो निधि कार्यक्रम है ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। यानी जो निधि कार्यक्रम है ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन से सामान्यतः पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा इस वर्गीकरण का अंश नहीं है? तो कौन सा अंश नहीं है? तो आपका जो परिचालन पर्यावरण है वो इसका अंश नहीं है। और ये जो क्वेश्चन आया था ये पर्यावरण पारिस्थितिकी से आया था और पेज नंबर 31 से 32। अगला है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को आपको कथन ए तथा दूसरे को कथन आर कहा गया है। तो कथन ए क्या है? केंद्रीय बजट 2020-21 में कृषि की आय दोगुनी करने के उद्देश्य के साथ ग्रामीण विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है। तो आपका ये बिल्कुल राइट है, ये आपका सही है। उसके बाद नीचे क्या है? कारण आर क्या है? बजट में घोषित 16 सूत्रीय कार्यक्रम कृषि सिंचाई तथा ग्रामीण विकास के चतुर्दिक केंद्रित हैं। ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे दोनों का जो रिलेशन है वो भी एकदम राइट है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तथा आर दोनों सत्य हैं तथा जो आर है वो इसकी सही व्याख्या भी करता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो आया था ये लेक्चर 2 से आया था 2020 पेज नंबर 76 से 84। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। तो ये बिनेट के द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो आया है पर्यावरण पारिस्थितिकी से आया है, पेज नंबर 25 से 30। अगला क्वेश्चन है, ट्रेवल एंड टूरिज्म प्रतियोगितात्मक सूचकांक TTCI जारी किया जाता है। तो किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक ताप वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव है? तो देखो, अगर ग्लोबल वार्मिंग जो होगी तो उसमें आपका जो समुद्र का जल तल है वो भी बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? कि जो हिमनद हैं वो पिघलेंगे। अधिक जब ग्लोबल वार्मिंग होगी तो हिमनद पिघलेंगे, तो जब हिमनद पिघलेंगे तो आपका समुद्र जल का जो तल है वो भी जल का बढ़ेगा। उसके बाद में बीमारियां भी विभिन्न प्रकार की फैलेगी। उसके बाद में आपको जो प्रबाल भित्तियां हैं उनका जो विरंजन हो गया नहीं वो श्वेत पड़ जाएंगे। तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए सभी सही हैं, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अभी जो क्वेश्चन आया था ये पर्यावरण पारिस्थितिकी से आया था, पेज नंबर 174 से 176। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कार्यक्रम पर विचार कीजिए और उन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पे को बताना है। तो देखो, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो, जो यहाँ पे जो नाबार्ड की स्थापना हुई थी, यानी जो नाबार्ड की स्थापना हुई थी वो आपकी 1982 में हुई थी। 1982 में हुई थी। उसके बाद में आपका जो स्वयं सहायता समूह बैंक लीकेज कार्यक्रम है ये कब हुआ था? ये 1992 में हुआ था। 1992 में हुआ था। और उसके बाद में आपका किसान क्रेडिट कार्ड जो योजना थी ये 1998 में 1998 में। और उसके बाद में आपका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की जो स्थापना हुई थी ये 1975 में हुई थी। तो यहाँ पे इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? और ये जो क्वेश्चन आया था ये हमारी सामान्य ज्ञान की पुस्तक से आया था, पेज नंबर 1311 से 1320। अगला है, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर आपको चुनना है। तो यहाँ पर भी है कि जो आपका रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था ये कब हुआ था? ये 1992 में हुआ था। 1992 में हुआ था। और उसके बाद में आपका जो ब्रटलैंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन हुआ था ये कब हुआ था? ये 1987 में हुआ था। 1987 में। उसके बाद में जो आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन हुआ था ये कब हुआ था? ये 1989 में हुआ था। और जो आपका द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन हुआ था 1972 में हुआ था। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन आया था ये पर्यावरण पारिस्थितिकी से आया था, पेज नंबर 122 से 129 और एवं 60 और 94। अगला क्वेश्चन है, कौशल भारत अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो आपको सही बताना है? तो ऑप्शन ए है, कौशल भारत की शुरुआत प्रधानमंत्री ने जुलाई 2015 में की थी। सेकंड है, इस अभियान का मुख्य उद्देश्य भारत के युवाओं को सूचना तकनीक में प्रशिक्षित करना है। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है। आपके जो भी कौशल है उसमें आपको शिक्षित करना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। केवल एक सही हो। जो क्वेश्चन आया था ये लक्ष्य 5 से आया था 2020, पेज नंबर 74 से 80। अगला है, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य निम्नलिखित में किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो ये जो आपका हरियाणा है इसका हिस्सा नहीं है। और जो क्वेश्चन आया था ये पारिस्थितिकी से आया था, पेज नंबर 67 से 72। और जो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य जो है वो घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? ये घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में शिव पार्वती कहा गया है? तो किसको कहा गया? तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इक्ष्वाकु। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? तो किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? तो ये आपका 2019 में प्रारंभ किया गया था। अगला है, मौर्य काल में एग्रोनोमाई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित था? तो ये रेवेन्यू विभाग से संबंधित था। किससे? ये आपका राजस्व प्रबंधन से संबंधित। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्राचीन भारत से आया क्वेश्चन है, पेज नंबर 77। अगला है, निम्नलिखित समितियों में से किसने मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी का निर्धारण किया है? तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे जाने कि जो पोषक तत्वों के आधार पर सबसे पहले जो गरीबी रेखा का निर्धारण किया है वो दांडीकर एंड रथ कमेटी ने किया था। वो किया था कि वहाँ पे उन्होंने कहा था कि 2250 कैलोरी प्रति व्यक्ति, 2250 कैलोरी प्रति व्यक्ति। लेकिन इन्होंने कहा था कि पूरे भारत में, यानी पूरे भारत में प्रति व्यक्ति जो है 2250 कैलोरी है वो गरीबी रेखा का निर्धारण इन्होंने इस तरीके से किया था। लेकिन जो अलग समिति थी उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्र वहाँ पे जो
लोग रहते हैं वो फिजिकल वर्क अत्यधिक करते हैं। जब फिजिकल वर्क अत्यधिक करेंगे तो उनको जो कैलोरी की मात्रा है वो अधिक चाहिए, और जो ग्रामीण शहरी क्षेत्र में रहते हैं वो फिजिकल वर्क कम करते हैं तो उनको कम चाहिए कैलोरी। तो इन्होंने निर्धारित किया, जो अलग समिति उन्होंने निर्धारित किया कि जो आपको 2400 कैलोरी है वो ग्रामीण क्षेत्र के लिए, और आपकी जो 2100 कैलोरी है वो शहरी क्षेत्र के लिए। लेकिन यदि आपको वहाँ पे फर्स्ट में दिया दांडीकर एंड रथ कमेटी, तो आपको वही सही हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने दिया था। और ये क्वेश्चन आया था, ये सामान्य ज्ञान की पुस्तक से आया था, और पेज नंबर 1304 से 1306। अगला देखते हैं। अगला, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे आपको महाजनपद दिए गए हैं, उसके बाद में आपको राजधानी दी गई है, तो आपको इसका मिलान करना है। तो देखो आपका जो मस्त जो है वो कैसे सुमेलित है? तो जो मस्त है आपका ये विराटनगर से की राजधानी है। किससे? विराटनगर की राजधानी है। आपका जो कुरु है वो जो है वो किसकी राजधानी है? वो इंद्रप्रस्थ की राजधानी है। और उसके बाद में आपका सूरसेन जो है, सूरसेन जो है वो मथुरा की राजधानी थी, और उसके बाद में जो अस्मक है वो पोतान। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और जो क्वेश्चन आया था ये प्राचीन भारत से आया था, पेज नंबर 59। अगला देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित सूचकांकों में से कौन सा मानव विकास सूचकांक एसडीआई की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो कौन नहीं किया जाता है? जो कि सामाजिक असमानता है वो सम्मिलित नहीं किया जाता। जीवन प्रत्याशा हो गया, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय, इस सभी को शामिल किया जाता है। ये क्वेश्चन जो आया था सामान्य ज्ञान की पुस्तक से आया था, पेज नंबर 1301 से 1304। अगला देखते हैं। अगला है कि नीचे दो कथन दिए गए जिसमें आपको कथन को तथा ए तथा दूसरे कारण आर कहा गया है। तो कथन ए क्या है? हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी है। सेकंड है, चोल शासकों ने मंदिरों को दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण करने का चलन प्रारंभ किया जिनमें उनकी विजयों के ऐतिहासिक विवरण दिए जाते हैं। देखो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि जो चोल थे, चोल के बारे में थोड़ा जानते हैं कि जो चोल शासक थे उन्होंने अपना जो पूरी उनकी जो हिस्ट्री थी वो अपने जो उनके टेम्पल थे उनकी वॉल मतलब उनकी दीवारों पे लिख के चले गए थे। तो उससे इससे अच्छा हमको प्रमाण क्या मिल सकता है? तो इसलिए यहाँ पे सही दिया गया है, और ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। ए तथा आर दोनों सही, आर की जो एक ये सही व्याख्या भी करता है। ये जो क्वेश्चन आया था ये प्राचीन भारत से आया था, पेज नंबर 116 और 117। अगला है, गरीबी की संस्कृति का विचार प्रस्तुत किया था, तो किसने किया था? तो ये ऑस्कर लुईस द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ये जो क्वेश्चन आया था ये सामान्य ज्ञान की पुस्तक से आया था, पेज नंबर 1301 से 1304। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्राग ऐतिहासिक महत्व को खोजा? तो किसने देखा था? तो सबसे पहले बीएस वांगकर ने देखा था। तो उसके बाद में जो क्वेश्चन ये आया था ये प्राचीन भारत से आया था, पेज नंबर 101। अगला देखते हैं। अगला है, 20वीं सदी के 80 के दशक के मध्य विकास नकारात्मक पक्षों पर विस्तार से चर्चा की गई, निम्नलिखित में कौन उनमें महत्वपूर्ण नहीं था? तो देखो ये जो आपका 20वीं सदी के 80 के दशक के मध्य विकास नकारात्मक पक्षों विस्तार से चर्चा जो की गई थी, तो ये बात कर रहा है ग्लोबल एजेंडा फॉर्म चेंज की। तो इसमें एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो इसमें प्राकृतिक संसाधन का क्षरण हुआ, इस पर बात हुई थी। उसके बाद में आपका पर्यावरण प्रदूषण, इस पर बात हुई थी। उसके बाद है आपका जन सामान्य का विस्थापन पुनर्वास, इन सभी पे बात हुई थी, लेकिन आपका जो राजनीतिक एवं विकास है इस पे बात नहीं हुई थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिएगा और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर आपको चुनना है। यहाँ पे हड़प्पा पूरा स्थल दिए गए, उसके बाद में भारत के जो राज्य क्षेत्र कौन से कहाँ से है। तो सभी को जैसे बताया बालू क्या है, देखो ए का संबंध किससे है? ए का जो संबंध है आपका ये हरियाणा से है, यानी ये बालू का संबंध कहाँ से? हरियाणा राज्य से थे। उसके आपका जो मांडा है, मांडा का जो संबंध है कहाँ से है? मांडा का जो संबंध है वो जम्मू कश्मीर से है। कहाँ से? जम्मू कश्मीर से है। उसके बाद में आपका जो पार्डरी है इसका संबंध कहाँ से? इसका संबंध है गुजरात से। और उसके बाद में आपका जो हुलास है इसका संबंध है उत्तर प्रदेश से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन आया था ये हमारी प्राचीन भारत की पुस्तक से आया था, पेज नंबर 17। अगला है, उत्तर प्रदेश के कुल ऐसे शहरों को स्मार्ट सिटी योजना से आच्छादित है, कितने शहर हैं? तो इसके 12 शहर हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर आपको बताना है। फर्स्ट है कि मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख ह्वेनसांग
अबू जदई, अल-मसूदी तथा अल-बरूनी ने किया है। सेकंड है शामपुर, ये तो सब सूर्य पूजा से संबंधित था। तो इसका देखो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे दोनों कथन जो दिए गए हैं वो दोनों कथन राइट हैं, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति के उपरांत धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर चर्चा आरंभ हुई थी। वह प्रतिवेदन था, तो ये जो प्रतिवेदन था वो अवर कॉमन फ्यूचर से था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन आया था ये पर्यावरण पारिस्थितिकी से आया था, पेज नंबर 27। तो आपका ये पार्ट 2 ये भी कंप्लीट होगा, जिसमें 51 से 100 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं न्यू वीडियो में पार्ट नंबर 3 के साथ, जिसमें आपके 150 क्वेश्चन टोटल कंप्लीट हो जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।